इंडियन आर्मी को अभी नई नेगिव NG-7 LMG डिलीवर होने के बाद LOC और LAC में मौजूद सभी इन्फेंट्री यूनिट्स में अभी इसको एक्टिव किया जाने वाला है। DRDO और AD के मुताबिक LCAF MK2 यानी कि तेजस MK2 में आगे चल के 70% से 80% तक इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल होने वाला है। चाइनीज डिफेंस एक्सपर्ट्स और पॉलिटिशियन की तरफ से अभी भारत और चाइना की बॉर्डर में आर्म ड्रोन्स को डिप्लॉय करने का सुझाव दिया जा रहा है। भारत अभी पहली बार पर्शियन गल्फ रीजन में होने वाली किसी मल्टीनेशनल एरियल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाली है। और अंत में HAL से पहले बोइंग की तरफ से अपनी अनमैन्ड विंगमैन कॉन्सेप्ट की टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया जा चुका है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की फ्रंटलाइन ट्रूप्स को अभी एक नई लाइट मशीन गन से इक्विप किया जाने वाला है और सबसे पहले नॉर्दर्न कमांड के ट्रूप्स को नई LMG दिया जाने वाला है। आप सभी को पता होगा कि भारत की तरफ से इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंदर इजराइल से नेगिव NG-7 LMG के लगभग 16,480 यूनिट को खरीदा गया था और अभी जनवरी में इनकी पहली बैच को हमें डिलीवर किया गया था, जिसमें लगभग 6,000 LMG डिलीवर किए गए थे। तब से इनको इंडियन आर्मी की तरफ से टेस्ट किया जा रहा था और अभी फॉर्मली इनको LOC और LAC में तैनात हमारे ट्रूप्स को देने का फैसला किया गया है। ये अभी हमारी इंसास LMG को रिप्लेस करने वाली है। हालांकि अभी नेगिव की राइफल और इनकी स्मॉल आर्म्स की पार्ट्स को भारत में PLR सिस्टम की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाता है, लेकिन इस डील को फास्ट ट्रैक मोड में किया गया था, जिस वजह से इनको सीधे तौर पर इजराइल की तरफ से भारत को डिलीवर किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल की सेकेंड हाफ में यानी कि सितंबर से अक्टूबर के बीच ही भारत को इस डील की बाकी बचे लगभग 10,000 LMG डिलीवर किए जाएंगे। सबसे पहले LMG को खरीदने के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से 2018 में एक्सेप्टेंस और नेसेसिटी को इशू किया गया था और उसके बाद 2019 में भारत की एक डेलीगेशन टीम बुल्गारिया, इजराइल और साउथ कोरिया के विजिट पर गई हुई थी और बाद में इजराइल की नेगिव की LMG को सिलेक्ट किया गया था। नेगिव की LMG की बात करें तो ये हमारी पुरानी LMG के मुकाबले काफी बेहतर है और फायर पावर के हिसाब से हम इसको इंसास LMG के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर मामले में बेहतर होने वाला है। ये एक वेल फिट सिस्टम होने वाली है जो कि इंसास की मैगजीन फिट सिस्टम के मुकाबले काफी बेहतर रेट ऑफ फायर को प्रोवाइड कर सकती है। इसकी इफेक्टिव रेंज की बात करें तो ये 800 मीटर तक बताया जाता है। वहीं पर इसकी रेट ऑफ फायर की बात करें तो 1 मिनट के अंदर लगभग 700 राउंड्स को फायर कर सकता है और इसको कहीं पर भी माउंट किया जा सकता है, यानी कि इसको इन्फेंट्री यूनिट के अलावा हेलीकॉप्टर में फिट किया जा सकता है, कॉम्बैट व्हीकल में फिट किया जा सकता है या फिर किसी भी नेवल वेसल में फिट किया जा सकता है। साथ ही इसकी वजन की बात करें तो ये LMG के मुकाबले काफी कम है, जो कि लगभग 7.5 kg है और इसको ऑटो मोड के अलावा सिंगल शॉट मोड में भी फायर किया जा सकता है, जिसमें ये पिन पॉइंट स्ट्राइक को कर सकता है। अगला अपडेट तेजस MK2 या LCAF MK2 को लेके। आप सभी को याद होगा कि तेजस में अभी हमारे इंडिजिनस सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूज करने की कोशिश किया जा रहा है और अभी HAL की तरफ से तेजस MK1 में लगभग 60 से 65% तक इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। इसी वजह से तेजस MK1 की 21st यूनिट से इजरायली रडार के बदले वहां पे उत्तम ऐसा रडार का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। अभी आगे चल के तेजस MK2 की जो वेरिएंट आने वाली या LCAF MK2 वेरिएंट आने वाली है, उसमें DRDO और AD की तरफ से हमारी इंडिजिनस कंटेंट को और भी ज्यादा करने की कोशिश किया जा रहा है और इसमें शुरुआती दौर में कम से कम 70% तक इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल होने वाली है। अभी हमारी फाइटर जेट्स में इंपोर्टेड इंजन का इस्तेमाल होने की वजह से इंडिजिनस सिस्टम का रेट थोड़ा कम रहता है, लेकिन HAL और AD का कहना है कि जैसे ही भारत अपनी खुद की 110 किलोटन क्लास के इंजन को बना लेगा और इसे हमारे फाइटर जेट में इस्तेमाल करना शुरू किया जाएगा तो सभी फाइटर जेट में हमारे इंडिजिनस कंटेंट कम से कम 80% पार कर जाएगा। अभी LCAF MK2 में जो इन फ्लाइट रिफिलिंग पॉड होने वाली है, इसे एक ब्रिटिश कंपनी से खरीदा जा रहा है, लेकिन इसको सिर्फ 4 से 5 यूनिट के लिए खरीदा जाएगा, जिनको मेनली टेस्टिंग वगैरह करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन बाद में जब इनका मास प्रोडक्शन किया जाएगा तो इनको लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा। एक और बात यह है कि LCAF MK2 में जो रिफिलिंग पॉड रहने वाली है वो 2 तरीके का रहने वाला है। इनिशियली जो प्री प्रोडक्शन यूनिट रहेंगे उसमें फिक्स्ड पॉड रहने वाली है, जबकि बाद में ये रिट्रैकेबल पॉड होने वाला है।
एक और चेंज जो इसकी प्री प्रोडक्शन वेरिएंट में और सीरीज प्रोडक्शन वेरिएंट में देखने को मिलने वाली है वो इसका एयर असिस्ट सिस्टम होने वाला है, क्योंकि इनिशियली इसमें एक इंपोर्टेड एयर असिस्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा और इसी वजह से एरो इंडिया शो के दौरान जो नया मॉडल दिखाया गया था उसमें इसकी एयर असिस्ट सिस्टम को राइट साइड में दिखाया गया था, लेकिन बाद में जब BL की तरफ से डेवलप किए गए एयर असिस्ट सिस्टम को इसमें इस्तेमाल किया जाएगा तब इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया जाएगा और ये सभी प्रोडक्शन वेरिएंट में आपको देखने को मिलने वाली है। तो LCA-FMK2 की प्रोडक्शन वेरिएंट और प्री प्रोडक्शन वेरिएंट में ये कुछ मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले, जो कि इसकी फ्रंटल कोन सेक्शन को देखने के बाद आप इजीली अंदाजा लगा सकते हैं। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेकर है। रिसेंटली ग्लोबल टाइम की तरफ से दी गई कुछ रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में लार्जर ड्रोन्स को डिप्लॉय करने की बात की गई है। ये प्रपोजल अभी चाइना के फॉर्मर कमांडर और वर्तमान के चाइनीज लेजिस्लेटर हो यून की तरफ से दिया गया है और वो अभी चाइनीज बॉर्डर में बड़े और आर्म ड्रोन को डिप्लॉय करने का सुझाव दे रहे हैं और इनको मेनली आर्म रिकॉन मिशन में डिप्लॉय करने का फैसला किया जा सकता है। हो यून जो कि पहले से ही चाइना की तिब्बत मिलिट्री कमांड के अंदर काम कर चुके हैं, उनका ये कहना है कि हाल ही में ही भारत के साथ हुई बॉर्डर फेसअप के दौरान चाइना की तरफ से अपने छोटे और मीडियम साइज के ड्रोन को डिप्लॉय किया गया था, लेकिन इनकी एंड्योरेंस लिमिटेड होती है और ये रेन और फॉग जैसे सिचुएशन में काम नहीं आ सकते हैं या फिर इनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी काफी हद तक ऐसी सिचुएशन में रिड्यूस हो जाती है, जिस वजह से चाइना को अभी भारत और चाइना की बॉर्डर में हैवी और लार्जर ड्रोन्स को डिप्लॉय करना चाहिए। और इस कैटेगरी के अंदर चाइना यहाँ पर अभी अपनी GJ-1 या GJ-2 क्लास के ड्रोन्स को डिप्लॉय कर सकता है। इसके अलावा अभी इंडिया टुडे की तरफ से कुछ सैटेलाइट इमेज को भी शेयर किया जा रहा था, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि चाइना की तरफ से भी दौलत बेग ओल्डी से लगभग 24 किलोमीटर दूर थोड़ा बहुत बिल्डअप किया जा रहा है और ये सैटेलाइट इमेज रात के वक्त लिया गया था। हालांकि अभी तक वहां पर तनाव वाली कोई बात सामने नहीं आई है और ये सब नॉर्मल मूवमेंट की तरह दिखाई पड़ रहा है। अगला अपडेट अनमैन्ड विंगमैन कॉन्सेप्ट को लेके है। रिसेंटली आपने एरो इंडिया शो के दौरान HAL के द्वारा डिस्प्ले किए गए कैट्स वॉरियर सिस्टम को देखा होगा, जो कि एक अनमैन्ड विंगमैन होने वाला था और ये आगे चल के हमारे एयरक्राफ्ट के साथ उड़ान भरने के साथ साथ इसको कॉम्बैट रोल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अभी HAL की कॉन्सेप्ट को रियलिटी में बदलने में थोड़ा वक्त लगने वाला है, लेकिन इसी बीच बोइंग की तरफ से अपनी पहली अनमैन्ड विंगमैन ड्रोन को टेस्ट किया जा चुका है। इसका नाम लॉयल विंगमैन रखा गया था और इसको अभी बोइंग ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेवलप किया गया है। इसके बारे में पहले भी बताया जा चुका था कि बोइंग की तरफ से भी ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के लिए एक अनमैन्ड विंगमैन ड्रोन को डेवलप किया जा रहा था, जिसका नाम लॉयल विंगमैन रखा गया था और अभी बताया गया कि 2 मार्च को बोइंग ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया गया है। इसे इस दौरान कितने समय तक उड़ाया गया था ये बताया नहीं जा रहा है, लेकिन इसके प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर सेन अर्नॉट ने बताया कि ये पहला टेस्ट फ्लाइट था, जिस वजह से इस दौरान इसको ज्यादा समय तक उड़ाया नहीं गया था, लेकिन इसका टेस्ट फ्लाइट पूरी तरीके से सफल रहा था। पर इसमें अभी इस्तेमाल किए जाने वाले इंजन के बारे में अभी तक बोइंग की तरफ से कोई भी डाटा नहीं दिया जा रहा है, पर इसमें एक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि भारत की तरफ से या HAL की कैट्स वॉरियर सिस्टम की बात करें तो उसमें टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक अभी हम UAE में होने वाली एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज का नाम डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज है और इसमें लगभग 10 कंट्री पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसमें US, फ्रांस, सऊदी अरब, साउथ कोरिया, बहरीन, ग्रीस, जॉर्डन, कुवैत और इजिप्ट पार्टिसिपेट करने वाले हैं, लेकिन इनमें से बहरीन, ग्रीस, कुवैत, जॉर्डन और इजिप्ट सिर्फ ऑब्जर्वर के तौर पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसमें भारत की तरफ से अभी अपनी SU-30M के एयरक्राफ्ट के साथ साथ C-17 एयरक्राफ्ट को भी भेजने का फैसला किया गया है और कुल मिलाकर भारत की तरफ से अभी 6 SU-30M के और 2 C-17 एयरक्राफ्ट UAE के गश्त पर जाने वाले हैं। ये पहली बार है जब भारत पर्शियन गल्फ रीजन में होने वाली एक मल्टीनेशनल एरियल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाला है, जिसमें हमारे 125 सोल्जर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। UAE के मुताबिक इस एक्सरसाइज में बहुत ऑफेंसिव और डिफेंसिव ड्रिल को कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें AWACS एरियल रिफिलिंग और रियलिस्टिक कॉम्बैट ऑपरेशन कंडक्ट किए जाएंगे। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें बहुत एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन होने वाली है और इस दौरान भारत और UAE के रिलेशन और बेहतर होने की उम्मीद किया जा रहा है। और वैसे भी पिछले कुछ सालों से UAE और भारत के जो रिलेशन थे वो काफी हद तक बेहतर हो चुके हैं और अभी सुनने को मिल रहा है कि इस दौरान भारत की तरफ से UAE को अपने ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए भी बातचीत किया जा सकता है या फिर आकाश साम को भी एक्सपोर्ट करने के लिए बातचीत किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। ANI की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी की तरफ से अभी अपनी तीसरी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को इसी महीने यानी कि 10 मार्च को कमीशन करने का प्लान किया गया है। इसको हाल ही में इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया था और ये कलवरी क्लास के अंदर बनने वाला तीसरी सबमरीन है।
नेवी पहले से ऐसे 2 सबमरीन को ऑपरेट कर रही है जिसका नाम INS कलवरी और INS खंडेरी है। और बस कुछ ही दिन पहले INS करंज की सी ट्रायल पूरा करने के बाद इसको मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से नेवी को डिलीवर किया गया था। इसी क्लास की बाकी 3 सबमरीन्स की बात करें तो 4th और 5th सबमरीन यानी कि INS वेला और INS बगीर की सी ट्रायल चल रहा है और बाकी बचा INS बक्सीर का भी आउटफिटिंग चल रहा है। INS करंज की बात करें तो इसका नाम हमारी एक पुरानी सबमरीन के नाम पर रखा गया है जिसका नाम प्रीवियसली सेम था और ये सबमरीन 1971 के दौरान एक मेजर रोल को प्ले किया था। अगर आपने द गजी अटैक मूवी देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें एक इंडियन सबमरीन था जो कि अंडर वाटर लगभग 18 दिन तक रहा था। वैसे इस फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई गई थी जो कि प्रैक्टिकल नहीं थे, लेकिन जिस सबमरीन की बात इसमें की गई थी उसका नाम S-21 था। फिर लगभग इंडियन नेवी में 34 साल सर्विस करने के बाद S-21 को 2003 में डीकमीशन कर दिया गया था। अभी INS करंज को नेवी में शामिल करने के अवसर पर नेवी की तरफ से उस वक्त INS करंज के कमांडर जिनकी कैरेक्टर को आपने मूवी में देखा होगा उनको चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित करने का फैसला किया गया है और ये मेरे हिसाब से सही मायने में उनके लिए एक बहुत ही बड़ा ट्रिब्यूट होने वाला है। अगला अपडेट रोस्टेक कॉर्पोरेशन की तरफ से है। रोस्टेक कॉर्पोरेशन की तरफ से अभी बताया गया कि उन्होंने अभी एक नई एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया है जिसका नाम प्रोटेक्शन है। इसकी रेंज की बात करें तो ये लगभग 2 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर ये पूरे 360 डिग्री में किसी भी तरह के ड्रोन अटैक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। इसको डिप्लॉय करने में बस 30 मिनट का वक्त लगेगा और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह कि अगर उन ड्रोन के पास कुछ भी काउंटर मेजर सिस्टम मौजूद होगा तो वो इस सिस्टम के ऊपर काम नहीं करेगा और ड्रोन किस वजह से जैम हो रहे हैं या फिर नाकाम हो रहे हैं ये दुश्मन को भी पता नहीं लगने वाला है। ये सिस्टम ड्रोन को डिटेक्ट करने के साथ साथ इसकी कम्युनिकेशन लिंक को मदरशिप या कंट्रोल स्टेशन से ब्रेक करने वाला है जिस वजह से ड्रोन नाकाम हो जाता है। इसमें जो रडार का इस्तेमाल किया जाता है वो एक पैसिव रडार है और ये सीधे रडार वेव को जनरेट नहीं करता बल्कि एक तीसरी थर्ड पार्टी सिस्टम का इस्तेमाल करता है और जनरली टीवी ब्रॉडकास्ट वेव का इस्तेमाल करके दुश्मन की ड्रोन का पता लगाता है। और इसमें पैसिव रडार का इस्तेमाल होता है जिस वजह से रेडियो फ्रिक्वेंसी को इस्तेमाल करने के लिए परमिशन वगैरह लेना नहीं पड़ता है, जिस वजह से इसको सिविलियन एरिया में ऑपरेट करना भी काफी आसान होने वाला है, ऐसा रोस्टेक कॉर्पोरेशन का कहना है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।